सो एग्जैक्टली प्रीलिम्स के लिए वो खास चीज क्या थी जो आप करते थे जिससे आपको सक्सेस मिलती थी? अमन, प्रीलिम्स वाज अ स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस। और मेरे 200 में से जो मॉक टेस्ट था उसमें 50 नंबर आए। आई वाज सो शॉक्ड कि मैं ऑलमोस्ट 1 साल से पढ़ रहा हूँ और मेरे 50 नंबर आ रहे आउट ऑफ द 200 मार्क्स। एंड आई डिड एंथ्रोपोलॉजी बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके। मैंने नया कंप्लीटली ऑप्शनल 3 महीने में तैयार किया एंड आई स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स ऑफ ऑल द 6 अटेम्प्ट। मेरे 290 के आसपास नंबर ऑप्शनल में आए इन द लास्ट अटेम्प्ट। लेकिन जब मेंस का मार्क्स आए बाहर आफ्टर द रिजल्ट, आई वाज शॉक्ड टू सी मेरा जो लैंग्वेज पेपर होता है ना, वो ऐसा एक मोमेंट था जहां आपके दो जो बेस्ट अटेम्प्ट थे, जहां आपको लग रहा था कि यार आप तो हो गई, आपके दोनों अटेम्प्ट आपके हाथ से निकल गए। सेकेंड अटेम्प्ट के बाद आई वेंट इनटू अ काइंड ऑफ डिप्रेशन एंड मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन नॉट प्रिपेयर फॉर द लास्ट अटेम्प्ट बीइंग इन द सर्विस। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में क्या होता है, आई वेंट इनटू अ फेज कि मैं बहुत रिलैक्स हो गया क्योंकि सैलरी आना स्टार्ट हो गया था। एंड आई रियलाइज कि मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि अब सर्विस में भी हो और अटेम्प्ट भी बाकी है, तो मैंने रियलाइज किया यार मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। दो इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस में यू गेट अ बिग बंगलो, कार, हंड्रेड्स ऑफ पीपल अंडर यू, बहुत रिलैक्स लाइफ है, चिल है, मतलब एंड यू हैव थिंग्स टू डू ऑल्सो। लेकिन जो स्कोप है बीइंग इनटू आईएएस एंड आईपीएस वो नहीं था। मैंने देखा कि मैंने 2 पेज ऐसे लिखे जिसका कोई रिलेशन नहीं था टॉपिक से। ओके। तो इतना टेंशन सेट इन हो गया क्योंकि 4th अटेम्प्ट है प्लस फर्स्ट पेपर ही खराब हो रहा है। मैं बोला क्या करूं, मतलब इट वाज लाइक अ पैनिक सिचुएशन। यस, सो हेलो एवरीवन, आज हम मिल रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में जहां पे हम सुदर्शन सर की लाइफ जर्नी को देखेंगे। एग्जैक्टली हाउ फ्रॉम बिकमिंग अ डॉक्टर टू अ यूपीएससी एस्पिरेंट टू क्रैकिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 6 times and ending up becoming the most trusted UPSC teacher of today's time. So sir, welcome on the show. थैंक यू अमन। सो आज सर हम आपकी यूपीएससी की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे जिससे बच्चों को हेल्प हो सके। सो टू स्टार्ट विद एग्जैक्टली अगर मैं स्टार्टिंग की जर्नी से देखूं सर, सो आप एक डॉक्टर थे। सो व्हाट एग्जैक्टली मेड यू टू प्रिपेयर फॉर दिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम? अमन, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था स्पेशली फाइनल ईयर में, मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर्स को मैंने देखा यूपीएससी प्रिपरेशन करते हुए एंड कुछ सीनियर्स सिलेक्ट भी हुए थे। सेकेंडली मेरे कॉलेज के जो बैचमेट्स थे वो भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो थ्रू देम आई गॉट टू नो अबाउट सिविल सर्विसेज। फिर मैंने मेरे पापा के साथ भी डिस्कस किया, उन्होंने भी मोटिवेट किया। एंड हमारे वक्त एक फेमस सिविल सर्वेंट थे, आईपीएस ऑफिसर विश्वास नांगरे पाटिल, उनके कुछ स्पीचेस सुन के, मतलब उनके मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था पूना में, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट जहां मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता भी चला। सराउंडिंग सिचुएशन आल्सो हेल्प मी टू टेक दैट डिसीजन टू नॉट डू पीजी एंड गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो वो एक एनवायरनमेंट होता है, तो एक एनवायरनमेंट कॉलेज का था, सेकेंडली एक सपोर्टिंग रोल फैमिली का था, एंड थर्ड इज जब आप एक्सटर्नल देखते हो, कोई ऑफिसर को देखते हो जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे प्रिपरेशन के बाद विश्वास नांगरे पाटिल वाज अ फेमस आईपीएस ऑफिसर एंड अभी भी है, एंड ही इज बीन डूइंग एक्सेप्शनली गुड जॉब। तो वहां से मोटिवेशन होके वी थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सर आपने तैयारी एग्जैक्टली स्टार्ट कब की थी? इट वाज एग्जैक्टली एमबीबीएस के साथ ही हुआ था या इट वाज राइट आफ्टर द एमबीबीएस? एंड द सेकंड थिंग जो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप दिल्ली गए थे जैसे बहुत सारे बच्चे जाते हैं, या आपने सेल्फ स्टडी के थ्रू ही तैयारी की थी? मैंने जो यूपीएससी की तैयारी की थी, ऑलमोस्ट फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस के जो फाइनल फेज था, वहाँ आई गॉट टू नो अबाउट द एग्जामिनेशन। तो वहाँ मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ना स्टार्ट की थी अबाउट द एग्जामिनेशन, थोड़े एनसीईआरटीज पढ़ने का ट्राई कर रहा था। लेकिन एमबीबीएस में टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। एमबीबीएस खुद ही इतना बड़ा, मतलब इतना वास्ट सिलेबस है एमबीबीएस का, एंड स्पेशली फाइनल ईयर तो बहुत टफ है। तो फाइनल ईयर में जस्ट गॉट एन आइडिया अबाउट द एग्जामिनेशन, लेकिन जब इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ तो हमने फुल फ्लेज यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो इंटर्नशिप वाज द फेज जहां हमने बेसिक बुक्स पढ़े एंड गॉट टू नो अबाउट द एग्जामिनेशन। एंड द सेकंड क्वेश्चन, डिड आई गो टू दिल्ली? यस, आई वेंट टू दिल्ली, क्योंकि तब इतना इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं था। 1 GB का कॉस्ट तब 250 रुपीज था। एग्जैक्टली। सेकेंडली कोई इंटरव्यूज नहीं, कुछ स्पीचेस थे ऑफिसर्स के, लेकिन ऐसे टॉपर्स के सेशन ऑन यूट्यूब या ऑनलाइन कोई गाइडेंस या कोई फ्रेमवर्क नहीं था तब। तो जिस वजह से दिल्ली वाज द ओनली ऑप्शन। सो सर आप दिल्ली जब गए थे तो क्या आपने वहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी? एंड एग्जैक्टली जो फर्स्ट ईयर था आपका, उसमें आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी थी? एज आई सेड अमन कि मैं दिल्ली तो गया था, एंड दिल्ली में भी जाके द फर्स्ट थिंग विच एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्लान टू डू इज जॉइन अ प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है, उनका एम होता है। एंड मैं भी दिल्ली उसी पर्पज से गया था। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा, आई वेंट टू अ सीनियर्स रूम, तो मेरे कुछ सीनियर्स ऑलरेडी ओल्ड राजनगर में पढ़ाई कर रहे थे, तो आई डायरेक्टली वेंट टू देयर रूम। मैं वहीं उनके साथ, मतलब आई शिफ्टेड। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सही चीज़ बोली कि यार यू कैन प्रिपेयर यूपीएससी ऑन योर ओन,
मतलब आपके पास टाइम है। मैं थोड़ा सा, मेरा फर्स्ट एग्जामिनेशन जो फर्स्ट प्रीलिम्स था ऑलमोस्ट 15-16 मंथ्स दूर था। तो ही सेड कि आप सेल्फ स्टडी भी करोगे, अगर आपके पास इतना टाइम है ना, आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन उस वक्त ऐसा लगता था यार ये सीनियर क्यों नहीं मुझे क्लास लगाने दे रहा है, तो मन में बहुत सारे नेगेटिव आ रहे थे कि ये मुझे मिसगाइड तो नहीं कर रहा है। तो what I did was I went to a coaching institute, मैंने 3-4 दिन I attended and then realize यार मेरा जो सीनियर बोल रहा था वो बहुत सही बोला। अगर टाइम है, अगर आप फुल 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे हो, तो सेल्फ स्टडी से भी प्रिपरेशन हो सकता है। फिर आई डिसाइडेड कि यार मैं खुद से ही करूंगा, बिकॉज आई हैड मेंटर्स। अगर आप खुद से भी करना चाहते हो तो आपको मेंटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहां आपको स्पेसिफिक स्टेज पर ये पता चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और वो मेरे लिए बहुत इजीली अवेलेबल था क्योंकि मैं मेरे मेंटर्स या मेरे सीनियर्स के साथ ही शिफ्ट हुआ था। प्लस लाइब्रेरी में जहां मैंने ज्वाइन किया था, ओल्ड राजेंद्र गोल चक्कर में ही एक लाइब्रेरी थी, विजन लाइब्रेरी, वहां मैंने ज्वाइन किया था। एंड वहां सीनियर से, बैचमेट से जो साथ में पढ़ रहे थे, इट वाज अ वेरी गुड ग्रुप। उस वजह से मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। सो सर, थोड़ा सा ना अपने वो फर्स्ट अटेम्प्ट की जर्नी के बारे में बताओ। एग्जैक्टली आपने बताया कि आप सेल्फ स्टडी तैयारी कर रहे थे, एक अच्छा ग्रुप आपको मिल गया था, तो वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंसेस थे वो कैसे थे, एंड आपने चीज़ों को अगले 1-1.5 साल के लिए किस प्रकार से स्ट्रेटेजाइज किया था उस टाइम? अमन, वो फेज ऐसा था कि हमारा एक बहुत क्लोज ग्रुप बन गया था, उसमें 2-3 डॉक्टर्स थे, 2-3 इंजीनियर्स थे, एंड ऐसा ग्रुप था विच वॉज वेरी सीरियस। मतलब कुछ मेरे जो सीनियर्स थे वो फ्रेंड्स बन चुके थे, मतलब उनके थर्ड अटेम्प्ट था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन हमारा प्रिपरेशन लेवल ऑलमोस्ट एक लेवल तक पहुंच गया था, जिस वजह से एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था। हम मॉक टेस्ट देने साथ में जाते थे, नंबर्स चेक करते थे। जैसे हम प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में जो कंपटीशन होता है ना, वो एक हेल्दी कंपटीशन था, एंड दैट मेड द जर्नी वेरी इजी। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मेरे पास गाइडेंस अच्छा था, हेल्दी एनवायरनमेंट था, हेल्दी कंपटीशन थी, एंड मोर ओवर फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत जोश रहता है। पढ़ाई करने का जोश रहता है, क्योंकि हमें सबको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS बनना है। तो वो जोश की वजह से हमने 15 महीने बहुत जी जान लगा के पढ़ाई की, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड क्लियर प्रीलिम्स, विच इज ड्यूरिंग दैट टाइम विच वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यूजुअली सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स रहते थे। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला मोस्टली फाउंडेशन कोर्स करते रहता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्रैक करना वाज अ ह्यूज अचीवमेंट, एंड तब प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट इज, जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हुआ, आंसर मैच किए कि यार बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। आई वुड लाइक टू टेल यू, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट वाज द बेस्ट अटेम्प्ट, एंड उस अटेम्प्ट में मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, one of them got into IAS, second one got into IPS, third one got into IRS. मेरे बैचमेट्स भी सिलेक्ट हो गए, एंड अनफॉर्चुनेटली वो मेंस एग्जामिनेशन में आई कुड नॉट क्लियर। सो सर, इसी बात पे मैं आना चाह रहा था। एग्जैक्टली अब जैसा कि आपने बताया कि उस ग्रुप में बहुत सारे लोगों का कुछ IAS बन गए थे एंड कुछ अदर सर्विसेज भी नहीं थे, बट आपका वहाँ पे मीन्स रुक गया था, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट था। सो हाउ डिड यू रिकवर फ्रॉम दैट फेज, एंड खुद को दोबारा मोटिवेट कैसे किया फॉर दी अदर अटेम्प्ट्स? अमन, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत, मतलब इट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग फेज, और मतलब खुद को बहुत मोटिवेट करना पड़ा, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, क्योंकि आपका मेंस रिजल्ट लगता है एंड अगला प्रीलिम्स इज क्लोज टू 4 to 5 मंथ्स, थोड़ा सा वेट होता है, एंड जो एक्चुअल आपके मार्क्स आते हैं मेंस के, वो कब आते हैं? आफ्टर द फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। एंड आई वॉज वेटिंग वेरी ईगरली, यार मेरा तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा था और मेंस में मेरा क्यों नहीं हुआ? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिस वजह से नहीं हुआ? आई थॉट कि ऑप्शनल की वजह से नहीं हो गया। यू ट्राई टू एनालाइज थिंग्स, लेकिन जब मेंस का मार्क्स आए बाहर आफ्टर द रिजल्ट, आई वाज शॉक्ड टू सी मेरा जो लैंग्वेज पेपर होता है ना, क्वालिफाइंग पेपर, उस पेपर में हिंदी में आई कुड नॉट क्वालिफाई। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, तो मराठी मेरा मदर टंग रहा है। आई स्टडीड इन इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल। बॉम्बे में रहा तो बॉम्बे में हिंदी मेजरली बोली जाती है, हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश ऑल्सो। तो इस वजह से आई कुड नॉट डेवलप वन लैंग्वेज विच वॉज वेरी प्रोमिनेंट। तो और हिंदी में मेरा दोस्त हिंदी में लिख रहा था, तो मैंने भी हिंदी मार्क कर दिया था। तो मेरा हिंदी पेपर इतना बुरा हुआ, और सारे जो सीनियर्स थे वो बोलते थे यार ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा, ये पेपर में नहीं पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। एंड आई फ्लंक्ड इन हिंदी पेपर, एंड अगर हिंदी पेपर में फेल हो जाते हो या लैंग्वेज पेपर में फेल हो जाते हो, तो आपके मार्क्स भी नहीं बताता यूपीएससी। दे डू नॉट डिस्क्लोज योर मार्क्स कि GS 1 2 3 4 में कितने नंबर आए। तो दैट वाज इवन मोर सेटबैक, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा कौन सा पॉइंट वीक था। तो एट दैट पॉइंट आपने खुद को वो रीगेन कैसे किया, वो मोमेंटम दोबारा कैसे हासिल किया? वो एक बहुत डिफिकल्ट फेज था। लकीली आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड इट वाज आल्सो मोटिवेशन कि यार आपके साथ वाले दोस्त सिलेक्ट हो रहे हैं, तो यू आर आल्सो Did कैपेबल। you travel to some places at that time?
नहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं, आई वाज बैक ऑन टू द स्टडी टेबल, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है बिटवीन प्रीलिम्स, बिटवीन द फाइनल रिजल्ट एंड प्रीलिम्स, तो आई वाज back to the prelims. And prelims में I had that strength with respect to solving MCQs, with respect to going through the PYQs and understanding of the topic बहुत अच्छा था मेरा. जो previous prelims, first prelims था, उसमें भी स्कोर मेरा 20 से 30 नंबर ज्यादा था कट ऑफ से. Okay. So that was a huge advantage कि मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था. सर जैसा कि आपने बताया कि प्रीलिम्स आपका स्ट्रेंथ था, सो एग्जैक्टली प्रीलिम्स के लिए वो खास चीज क्या थी जो आप करते थे जिससे आपको सक्सेस मिलती थी? अमन, prelims was a strength because of 2-3 reasons मुझे लगता है. First was मैंने स्टैटिक सिलेबस एंड एनसीईआरटीज बहुत अच्छे से करके रखे थे, और मैंने एनसीईआरटीज के भी नोट्स बना लिए थे. मतलब मेरा एक रजिस्टर बन गया था 200 से 300 पेजेस का, जहाँ मैंने शॉर्ट क्रिस्प में नोट्स बना लिए थे सारे एनसीईआरटीज के. तो एग्जामिनेशन के पहले मैं क्या करता था, वो रजिस्टर एक बार पढ़ लेता था, और वो इतने बार मैंने पढ़ लिया था, एटलीस्ट 10 टाइम्स मैंने पढ़ लिया था वो, क्योंकि वो ऐसे क्रिस्प नोट्स बन गए थे. मैंने पूरा, क्योंकि एनसीईआरटीज इतने सारे हैं, वी हैव एटलीस्ट 15 to 20 एनसीईआरटीज, अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स के ऐड करूं, तो मैंने उसको सबको क्लब कर दिया, क्योंकि रिपीटेशन भी है. अगर ज्योग्राफी में देखो तो 6th का जो टॉपिक है वो फिर से 8th में है, 9th में है. तो मैंने एक ही बार में बहुत अच्छी से, बहुत क्रिस्प नोट्स, ओनली कीवर्ड्स बेस्ड जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, वो एक कर लिया था. प्लस जो स्टैटिक बुक्स है उसमें भी बहुत अच्छी कमांड थी. सेकंड इंपॉर्टेंट इज करंट अफेयर्स. मैं न्यूज़पेपर रेगुलरली, ऑल माय 6 अटेम्प्ट्स मैंने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, एंड नॉट जस्ट न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक आ रहा है तो मैं उसको बैक, उसका रिवर्स इंजिनियरिंग करता था, उसके बेसिक्स जान लेता था. दो इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन आई यूज्ड टू एंजॉय इट, एंड मेरा नॉलेज बढ़ता था. एंड थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया कि एक तो है कि मैं ट्राई करता था प्रीलिम्स के वक्त एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस मैं रोज सॉल्व करूं, एंड साइमल्टेनियसली मैं पीवाईक्यूज भी देखता था टू गेट एन आइडिया कि यूबीसी क्या पूछना है. तो दिस वाज अ कॉम्बिनेशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन था. ऐसा नहीं कि मेरा करंट अफेयर्स ही स्ट्रांग था, लेकिन मेरा स्टैटिक भी बहुत स्ट्रांग था, प्लस मैं प्रैक्टिस भी रोज करता था. अमन, मैं प्रीलिम्स के प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट किस्सा बताना चाहता हूँ. एक फेमस टेस्ट सीरीज थी हमारे वक्त, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं. ये फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है. तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ गया था टेस्ट देने, एंड टेस्ट दे के आया, और मैंने ये पढ़ के टेस्ट दिया था, और मेरे 200 में से जो मॉक टेस्ट था उसमें 50 नंबर आया. आई वाज सो शॉक्ड कि मैं ऑलमोस्ट 1 साल से पढ़ रहा हूँ और मेरे 50 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ द 200 मार्क्स. उस दिन मैं फिर से पैनिक सिचुएशन में गया था, यार नंबर तो कम आ रहे हैं. बट मेरा एक सीनियर था योगेंद्र, एंड ही सेड कि यार इसको पॉजिटिव एंगल से देखो, अगर 50 नंबर आ रहा है तो इस एग्जाम से आपको 150 नंबर का एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है. यस. तो मैं एकदम, वो चीज बहुत क्लिक कर गई. तो मैं तब से मार्क्स देखना छोड़ दिया था. मॉक टेस्ट का एम था कि मेरा जितना नॉलेज है उसको टेस्ट करूं और एडिशनल नॉलेज लूं. टेस्ट सीरीज का नॉलेज बहुत एनरिच्ड रहता है, बहुत फिल्टर्ड रहता है. तो मैंने इतने टेस्ट लगाना स्टार्ट किया, और जो भी टेस्ट के बाद मैं गलतियां करता था उसको मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू राइट इट आउट. प्लस जितनी मैं गलतियां करता था वो चीजें परमानेंट मेमोरी में गए. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे जिस वजह से आई कुड क्लियर 6 प्रीलिम्स. मतलब हर बार माय स्कोर वाज 20 to 30 मार्क्स अबव द कट ऑफ. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था. नाउ सर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे कि आपने बताया कि आपने लगातार 6 बार प्रीलिम्स आपने क्रैक किए, एक बार भी आपका प्रीलिम्स रुका नहीं. सो एग्जैक्टली ना वहाँ पे आपको मैं जानना चाहूँगा कि वो जो नोट्स थे जो आप बनाते थे एग्जैक्टली क्योंकि आप एनसीईआरटी के नोट्स हो गए, हमारे पास कोचिंग के जो अपनी क्लासेस होते हैं उसके हैंड रिटन नोट्स हो जाते हैं, देयर आफ्टर वी हैव स्टैंडर्ड बुक्स ऑल्सो. तो यहाँ पे इन चीज़ों को इंटीग्रेट करके वो आपने अपने मास्टर नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे? मेजरली मैंने एक डिसाइड किया था कि मेरा एक कोर बुक रहेगा. अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, जैसे लक्ष्मीकांत वाज माय कोर बुक फॉर पॉलिटी. इसके ऊपर जितना भी एडिशनल कंटेंट मिल रहा है एनसीईआरटी से हो गया या टेस्ट पेपर से, मेरे फोल्डर में जाता था वो. तो कोर पार्ट इज लक्ष्मीकांत, और जो भी एडिशनल नॉलेज है जो लक्ष्मीकांत में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं उसे एक फोल्डर में ऐड करते जाता. तो इस वजह से मेरा एक सोर्स बहुत स्ट्रांग बन जाता था, कोर जो लक्ष्मीकांत था. एंड सेकेंडली जो एडिशन होते थे वो मेरे खुद के नोट्स होते थे फ्रॉम एनसीईआरटीज एंड टेस्ट पेपर. तो इस तरीके से मैं चीजों को कंपाइल करता था, क्योंकि मुझे पता था लास्ट में रिवीजन नहीं होगा अगर मैं कंपाइल नहीं करूंगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हर एक स्टूडेंट ने करना चाहिए कि एक कोर, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि एक कोर बुक आपका होना ही चाहिए. उसके अलावा अगर कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज मिल रही है उसके नोट्स बना के ऐड कर. एंड एज आई कैन सी सर देयर इज वन मोर पेक्यूलियर थिंग विथ यू इज दैट आपका ऑप्शनल, इट इज़ नॉट लाइक जो ट्रेडिशनल ऑप्शनल होते हैं हमारे लाइक द पीएसआई या हिस्ट्री और ज्योग्राफी. तो वो आपका जो ऑप्शनल था उसके लिए आपने प्रिपेयर कैसे किया? एंड सेकंड थिंग दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आपने वहाँ पे जो मटेरियल्स थे वो सारा कुछ आपने वहाँ पे कैसे कलेक्ट किया था? तो मेरा ऑप्शनल, एज यू नो, कि पहले 5 अटेम्प्ट में मेडिकल साइंस था. तो मेडिकल साइंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ द 4.5 मंथ्स जब मेंस के लिए टाइम मिलता था, 4 मंथ्स के आसपास मिलता था, तो 3 महीना तो मेडिकल साइंस लेके जाता था.
मतलब हर दिन पढ़ना ही है क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस था। मैथ्स, फिजिक्स, हमारे जितने भी ऑप्शन है, इंजीनियरिंग वाले ऑप्शन, सिविल इंजीनियरिंग, वो सब्जेक्ट्स बहुत बड़े हैं। तो मेरे साथ एक इशू ये हुआ था कि मैं जीएस को भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था एंड ऑप्शनल को भी आई हैड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, जिस वजह से मेरे जब थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने जब मार्क्स देखे तो आई यूज्ड टू स्कोर एवरेज इन ऑप्शनल, क्योंकि मेरे को बैलेंस करना पड़ता था एंड वो बैलेंस में मेरा ऑप्शनल कभी भी थोड़ा सा वीक रह जाता था। मैं टाइम बहुत ज्यादा दे रहा हूँ लेकिन नंबर कम आ रहे हैं। वेयर मैंने लास्ट अटेम्प्ट में, यू वुड नॉट बिलीव, मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन दिया एंड आई डिड एंथ्रोपोलॉजी बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, मैंने नया कंप्लीटली ऑप्शनल 3 महीने में तैयार किया एंड आई स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स ऑफ ऑल द 6 अटेम्प्ट। मेरे 290 के आसपास नंबर ऑप्शनल में आए इन द लास्ट अटेम्प्ट। सो सर एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं ऑप्शनल के सिलेक्शन को लेकर। जैसा कि आपने बोला कि पहले मेडिकल साइंस था, देर आफ्टर आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया। तो एग्जैक्टली जो हमारे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, सो ऑप्शनल को सेलेक्ट करते वक्त वो कौन सी 2-3 चीज़ें होती हैं जो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑप्शनल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे हिसाब से एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए वो ऑप्शनल पढ़ने में, क्योंकि इट इज़ अ मतलब आपको 2 पेपर पढ़ने हैं एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट पढ़ने में तो दैट इज़ वन क्राइटेरिया। सेकेंड इज कितना बड़ा ऑप्शनल है। अगर मैं देखूँ ज्योग्राफी बहुत बड़ा ऑप्शनल है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स बहुत बड़ा ऑप्शनल है, मेडिकल साइंस बहुत बड़ा ऑप्शनल है, तो अभी तो प्रीलिम्स एंड मेंस में 89 डेज है। अगर आप इतने बड़े ऑप्शनल के साथ जा रहे हो तो वो एक थोड़ा सा रिस्की होता है। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है उससे, लेकिन थोड़ा सा इट बिकम्स रिस्की क्योंकि 89 डेज है। तो थोड़ा सा आप सिलेबस कौन से सब्जेक्ट का कितना सिलेबस है वो देखिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उस सब्जेक्ट की मेंटरशिप मिल रही है कि नहीं। जैसे मैं देख रहा हूँ मैनेजमेंट, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट लेना चाहते हैं लेकिन उसकी मेंटरशिप ही नहीं। यस, ऐसे सब्जेक्ट्स है जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, मेंटरशिप ही नहीं। तो मेंटरशिप इज ऑल्सो रिक्वायर इन ऑप्शनल पेपर, या उसका सोर्सेस अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो ये 3-4 फैक्टर्स पर आप आपका ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, फिर सर सेकंड अटेम्प्ट में आपने चीज़ों को कैसे बैलेंस की, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसकी लर्निंग्स को कैसे इंटीग्रेट किया? तो बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ये था कि मेरा हिंदी, मेरा जो ऑप्शनल पेपर है वो खराब हो गया था। तो मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मराठी लैंग्वेज एज एन ऑप्शनल पेपर, जो अपना कंपलसरी लैंग्वेज है, वो सिलेक्ट किया। एंड मैंने प्रीलिम्स एंड मेंस में आई प्रैक्टिस थोड़ा सा मराठी, फिर से मैंने प्रैक्टिस किया। मैंने फिर से पूरा प्रीलिम्स क्रैक किया, मेंस पूरा सब कुछ रेडी है, अगेन विद फुल एनर्जी, पूरा प्रिपरेशन। अब तो ऐसा था कि यार कोई चीजें छूटी नहीं है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था तो एवरीथिंग वेंट वेल। एंड पेपर देते समय भी जीएस के अच्छे गए, ऑप्शनल का अच्छा गया। एंड जो रीजनल लैंग्वेज के पेपर है, जैसे मैंने मराठी लिया था, वो फियर सेट इन हो गया था कि यार ये फिर से मैं ये प्रॉब्लम, मतलब फिर से ये मिस्टेक कर सकता हूँ, इसलिए मैंने प्रैक्टिस की थी। लेकिन जब मैं पेपर देने गया, आई अगेन वो प्रेशर के अंडर मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया रीजनल लैंग्वेज का। एंड उस अटेम्प्ट में भी मेरा फियर था कि मेरा फिर से रीजनल लैंग्वेज आएगा, वही फियर सही हुआ। मैं सेकेंड अटेम्प्ट में मराठी में आई कुड नॉट क्लियर। ओके, एंड दिस वाज अगेन, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट के बाद आई वेंट इनटू अ काइंड ऑफ डिप्रेशन कि यार 2 बार प्रीलिम्स निकला है, 2 बार मेंस लिखने का चांस मिला है, पेपर चेक ही नहीं हो रहा है आपके। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज पेपर। एंड उस अटेम्प्ट के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं बैक टू मेडिकल फील्ड। तो वो ऐसा एक मोमेंट था जहां आपके 2 जो बेस्ट अटेम्प्ट थे, जहां आपको लग रहा था कि यार आप तो हो गई, आपके दोनों अटेम्प्ट आपके हाथ से निकल गए। सो बेसिकली अब क्योंकि नॉर्मल है कि कोई भी स्टूडेंट अपने सबसे लोएस्ट फेज पे उस टाइम पे चला जाएगा, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा आपको कि मतलब अब डॉक्टरी फील्ड में कम्प्लीटली चले जाऊं, या फिर कोई अदर पर्सन जिससे आपने बात की या जिसने आपको सजेशन दिया कि नहीं अभी 1-2 अटेम्प्ट और दो, आप कर सकते हो? क्या फैमिली का सपोर्ट रहा वहाँ पे, या फिर इट इज़ लाइक यू हैव दैट रेजिलियंस इन योर माइंड कि नहीं भैया करना तो अभी एक अटेम्प्ट और देना है? व्हाट वाज दैट? मतलब मुझे लगता है कि यार कितना भी आपका इंटरनल मोटिवेशन है, लेकिन ऐसे सिचुएशन जब आते हैं कि आपके दोस्त हो रहे हैं पास, आपने 3 इडियट्स का वो सीन देखा ही होगा, तो वो आपको प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। प्लस मेडिकल फील्ड में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स दे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पोस्ट ग्रेजुएशन में चले गए थे, प्लस वो प्रेशर आना स्टार्ट हो गया था कि अगर अगले बार नहीं हुआ तो क्या होगा। ये प्रेशर हैंडल करना डिफिकल्ट हो रहा था। 2 पेरेंट्स सपोर्टिव थे, मेरे भाई, छोटे भाई, दे वर सपोर्टिव, फैमिली सपोर्टिव था। मोर ओवर घर पे सबको पता था कि यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है, तो हर बार जब रिजल्ट आता था तो दे यूज्ड टू आस्क कि क्या हुआ। तो प्रेशर सब कुछ सेट इन होना स्टार्ट हो गया था। एंड थर्ड अटेम्प्ट में मतलब मेरा ऐसा प्लान था कि मैं घर से पढूं, लेकिन घर पे सिचुएशन देखा कि वो रिलेटिव्स का प्रेशर हो गया या फिर मतलब द सराउंडिंग का जो प्रेशर था। देन आई डिसाइडेड कि थर्ड अटेम्प्ट में फिर से दिल्ली से ही पढ़ता हूँ।
लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में वो इतना बैक ऑफ द माइंड चीजें चल रही थी कि यार होगा नहीं होगा, मतलब यू आर इन अ स्टेट ऑफ थोड़ा सा लो, मतलब आप हमेशा लो फील कर रहे हो, टाइम टाइम पर डिप्रेशन आ रहा है, लग रहा है होगा या नहीं होगा। दो एक फ्रेंड सर्कल अच्छा था, लेकिन आई डिड नॉट प्रिपेयर दैट वेल। दो प्रीलिम्स निकल गया, मेंस भी निकल गया, इस साल मराठी के लिए मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लिया, मराठी भी निकल गया। तो थर्ड अटेम्प्ट में जब मैंने सबसे कम पढ़ाई किया, आई गॉट इंटरव्यू कॉल। ओके। तो ऐसा लगा यार, जब मैंने पढ़ाई इतना अच्छा किया तब कुछ नहीं हो रहा है, और जब कम पढ़ाई किया आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू दिया उस साल, इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू वेंट वेल। द मेजर थीम ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। जब मतलब बीइंग अ डॉक्टर यू वुड हैव कंट्रीब्यूटेड मच टू द सोसाइटी। उस इस पर एंड ट्रिकी क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन उस टाइम पर, माय डिस्ट्रिक्ट हैड लो सेक्स रेशियो, तो उसके अराउंड बहुत सारा क्वेश्चंस ये कर रहे थे। देयर वर फ्यू केसेस रिलेटेड टू लो सेक्स रेशियो, तो उसके अराउंड मेरा पूरा इंटरव्यू गया था, मुझे जितना याद हो रहा है। एंड आई स्कोर्ड 160 मार्क्स। आई मिस्ड बाय एटलीस्ट 20 मार्क्स, जो मेरा फाइनल सिलेक्शन था वो 20 मार्क्स से मिस हो गया। तो अब थर्ड अटेम्प्ट में जब इंटरव्यू तक गए तो सबका ये एक फिर से कॉन्फिडेंस गेन हो गया कि हाँ अब इंटरव्यू तक पहुंचे तो होगा ही। मतलब उस कॉन्फिडेंस से मैंने फोर्थ अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया, और थर्ड अटेम्प्ट के बाद ऐसा लग रहा था कि इस साल हो जाएगा, तो लिस्ट में नाम नहीं आया। अगेन प्रीलिम्स सिर्फ अगेन 1 to 1.5 मंथ्स में आके रुका है, तो फिर से प्रीलिम्स के लिए खुद को मोटिवेट किया। लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज तब नोट्स रेडी थे। ओके। तब नोट्स रेडी थे, तो क्या हुआ कि 1-1.5 महीने में भी प्रीलिम्स निकाल दिया। फिर मेंस में अगेन द सेम स्ट्रेटेजी, इस बार मेंस में और अच्छे तरीके से पढ़ा, देखा कि अपने वीक पॉइंट्स क्या है। तो ऐसे वाज वन ऑफ द वीक पॉइंट थर्ड अटेम्प्ट में। फोर्थ अटेम्प्ट में देयर वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग माय फोर्थ अटेम्प्ट में। फोर्थ अटेम्प्ट में मैं और मेरा भाई दोनों का मेंस था, सेम सेंटर, सब कुछ, मतलब वी वेयर यूपीएससी में सेंटर था। एंड फोर्थ अटेम्प्ट का फर्स्ट पेपर, मेंस का पेपर वाज ऐसे। ऐसे में मैंने पेपर देखा, मैंने टॉपिक सिलेक्ट किए, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि क्या क्या लिखना है, एंड मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैंने 2 पेजेस लिखे, तो हाफ एन आवर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, 15 मिनट्स ऑफ राइटिंग 2 पेजेस। एंड मेरे मन में क्या है कि मैं एक बार पढ़ लेता हूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने देखा कि मैंने 2 पेज ऐसे लिखे जिसका कोई रिलेशन नहीं था टॉपिक से। ओके। तो इतना टेंशन सेट इन हो गया, क्योंकि फोर्थ अटेम्प्ट है, प्लस फर्स्ट पेपर ही खराब हो रहा है। मैं बोला अब क्या करूं, मतलब इट वाज लाइक अ पैनिक सिचुएशन। एंड मैं अगर ये 2 पेजेस के साथ कंटिन्यू करता तो मतलब वो एग्जामिनर उसको बहुत कम नंबर देता, और फिर से मैं आई वुड हैव फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ कि सिर्फ इंटरव्यू कॉल है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने वो 2 पेजेस कट कर दिए। उस फेज में ऐसा लग रहा था कि एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के भाग जाओ। ओके। क्योंकि अब आपके सामने दिख रहा है कि आपने ब्लंडर कर दिया है। एंड प्रॉब्लम ये था कि वो 3 घंटे यूपीएससी आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर नहीं जाने देता है। तो अब टाइम है 2 घंटा, ऑलमोस्ट 2 घंटा बचा था। सो डिड यू चूज अनदर टॉपिक, या फिर आपने उसी टॉपिक के साथ मैंने एक नया टॉपिक चूज किया, 10-15 मिनट उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, क्योंकि टाइम ही कम था। यू एग्जैक्टली हैड ओनली 2 आवर्स 2 आवर्स, एंड उसमें आई रोट जो भी बेस्ट पॉसिबल था, मैंने सिंपल लिखने की कोशिश की। मतलब दैट वाज अ पॉइंट जहां मेरे को लगा कि अब नहीं हो रहा है। मैंने लिख के आया, पेपर बाहर लिख के आया, उसी टाइम मेरे भाई को बोल दिया कि अब मेरा नहीं हो रहा है, मैं अगले पेपर ही नहीं दे रहा हूँ। तो बोला यार ऐसे मत कर, एटलीस्ट इतना चांस मिला है, यू आर सो क्लोज, पेपर तो दे दे, बात का हम बाद में देखेंगे। क्योंकि मैं इतना डिमोटिवेट हो चुका था। एंड मैंने फिर वो जो 4 जीएस के पेपर होते, ऑप्शन के पेपर, मैंने बहुत कम पढ़ाई की, क्योंकि हर बार मेरे दिमाग में वो ऐसे का पेपर आ रहा था कि यार ऐसे का पेपर तो मैंने बहुत गंदा कर दिया। एंड आई वेंट, मैं जाके पेपर देके आता था, थोड़ा पढ़ता था, मतलब ज्यादा इतना इंटेंसिटी जो चाहिए मेंस की वो नहीं थी। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, जब रिजल्ट आया तो फिर से इंटरव्यू कॉल आया। ओके। एंड आई वाज लाइक यार बॉर्डर से आया होगा, मतलब बॉर्डर लाइन पर होगा। तो फिर इंटरव्यू वाज आल्सो कि यार ठीक है, अब चांस मिला है तो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। अगेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू दिया। एंड इंटरव्यू देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम चांसेस है, मतलब 60% नेगेटिव, 40% में आ सकता है। मैं मेरे घर पे गया, सारा पैक करके, यार अब फोर्थ अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, अब इसके आगे अटेम्प्ट जो 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है वो नहीं देने, बैक टू द मेडिकल फील्ड, अब इससे ज्यादा करने का मेरा कैपेसिटी नहीं था। एंड मैं घर पे पूरा बैग लेके आई वाज रिलैक्स्ड, पता था कि 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है। एंड सडनली फोन कॉल आता है कि सिलेक्शन हो गया। तो वो एक मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मैंने तो ऐसे नेगेटिवली मान लिया था कि नहीं हो रहा है हमें। मैं ऑप्शन देख रहा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन किस में कर सकता हूँ। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू हर्ड दैट ओवर अ फोन कॉल दैट यू गॉट सेलेक्टेड? सो फर्स्ट फोन कॉल एक दोस्त का आया, उसने बोला रैंक आया, उसने बताया नहीं कितना रैंक आया। एंड फिर वो हार्ट बीट स्टार्टेड कि यार सच में मेरा ही नाम है या किसी और का है।
तो सडनली 3-4 और कॉल आए और फिर रिजल्ट पे देखा तो 571 था, तो इट वाज अ रैंक। हम स्टार्ट करते प्रिपरेशन टू गेट इनटू IAS IPS एंड 571 वाज अ रैंक जहाँ मैं अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इट वाज नॉट फॉर एनी अदर सर्विसेज। एंड ऑन द अदर हैंड पेरेंट्स भी खुश है कि यार एटलीस्ट सिलेक्शन हो गया, इट वाज लाइक कि मतलब हो भी गया है और वो सेटिस्फेक्शन नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है। एंड मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं तू खुश क्यों नहीं है? है। आई वॉज हैप्पी, लेकिन ऑन द अदर हैंड एक दुख भी था कि यार अगर सिलेक्शन हुआ है तो एक ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो एक ऐसा फेज था, दो आई वाज फ्रॉम मेरे कम्युनिटी में, मेरे डिस्ट्रिक्ट से मैं फर्स्ट था, मेरे बाद बहुत सारे वो जर्नी से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन वो ऐसा फेज था जहां मैं मतलब मैं खुश भी नहीं हो पा रहा था, एंड आई वाज नॉट, मैं दुखी भी नहीं था एंड खुश भी नहीं था। एंड सडनली अब नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, रिजल्ट आया है एक मंथ में, यू हैव टू, अगर आपको प्लान भी करना है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका 5th अटेम्प्ट। तो मैंने डिसाइड किया EOL लेने का। आई डिड नॉट वेंट टू लबासना फॉर द फाउंडेशन वाला पार्ट, एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करता हूँ, 5th अटेम्प्ट देता हूँ और फिर मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा। तो मैंने 5th अटेम्प्ट का प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, एंड क्या था उस फेज में इतने फेलिसिटेशन एंड यू आर इन अ मूड कि यार नहीं कि अब तो होगा ही 5th अटेम्प्ट में रैंक अपग्रेडेशन होगा। तो एक सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस मैं बोलूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मींस का प्रिपरेशन थोड़ा सा आधा अधूरा रहा, एंड दैट अटेम्प्ट कुड नॉट गेट इनटू द इंटरव्यू लिस्ट आल्सो। ओके। मल्टीपल रीजंस थे उसके पीछे, मतलब थोड़े से पर्सनल रीजंस थे। देन फेलिसिटेशन, आप ये जो पूरा फेज देखते हो कि आपको लगता है कि अब तो हो गया, आप जैसे आप लोग आपको रिएक्ट करते हैं, तो पढ़ना अच्छे से ये नहीं हुआ। सो एग्जैक्टली आपको 571 रैंक आया था, सो एग्जैक्टली यू गॉट इनटू विच सर्विसेज? I got into Indian Defence State Services. So basically, Indian Defence State Service में you are the CEO, Chief Executive Officer of the Cantonment Board. आपके अंडर you have all the powers of that cantonment area. तो आप basically वो एरिया के कलेक्टर की तरह होते हो। ओके। प्लस दूसरा इसका ऑप्शन है कि यू आर डिफेंस स्टेट ऑफिसर, जो दूसरा पोस्ट है इस सर्विस के साथ आपको मिलता है, जहां आपको लैंड एक्वायर करनी है फॉर डिफेंस पर्पसेस, डिफेंस फोर्सेस के लिए लैंड एक्वायर करनी है। तो मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ 2017 में मेरा स्टार्ट हुआ, एंड जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मतलब ये सर्विस इज नॉट डूइंग जस्टिस टू माई पोटेंशियल ऑल्सो, एंड मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन नॉट प्रिपेयर फॉर द लास्ट अटेम्प्ट बीइंग इन द सर्विस, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में क्या होता है, आई वेंट इनटू अ फेज कि मैं बहुत रिलैक्स हो गया क्योंकि सैलरी आना स्टार्ट हो गया था, एंड आई रियलाइज कि मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि अब सर्विस में भी हो और अटेम्प्ट भी बाकी है, तो मैंने रियलाइज कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है, मतलब प्लस यू हैव आपका ये आने वाला है, पोस्टिंग आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बैक एंड में चल रही थी। तो मैंने सोचा कि यार ये सर्विस तो मुझे नहीं करनी थी, बिकॉज आई थॉट कि यार IAS IPS के लिए आया है, दिस इज नॉट द सर्विस जो आपके पोटेंशियल को एक्चुअली डिफाइन करती है। प्लस जो स्कोप ऑफ वर्क कम था, प्लस मुझे मेडिकल फील्ड में आई हैड मोर इंटरेस्ट दैन वर्किंग इन इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस। दो इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस में यू गेट अ बिग बंगलो, कार, हंड्रेड्स ऑफ पीपल अंडर यू, बहुत रिलैक्स लाइफ है, चिल है, मतलब एंड यू हैव थिंग्स टू डू ऑल्सो, लेकिन जो स्कोप है बीइंग इनटू IAS एंड IPS वो नहीं था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि फाइनल अटेम्प्ट, मैंने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया और मैंने बोला कि मुझे एक नए एस्पिरेंट की तरह देना है, मुझे कोई एक बैगेज नहीं चाहिए कि मेरे पास सर्विस है। हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स एट दैट टाइम? तो मेरे पेरेंट्स वर वेरी क्लियर कि तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। तो मैंने बोला कि मेरे को रेजिग्नेशन देना है पहले और फिर अटेम्प्ट करना है लास्ट अटेम्प्ट। डांट पड़ी थी उस टाइम? डांट नहीं पड़ी थी, बस ठीक है तेरे को अगर ये नहीं है तो तूने प्लान भी कुछ सोचा है। तो मैंने बोला कि यार मेरे को टीचिंग में एक इंटरेस्ट है, मेडिकल फील्ड इज द अदर ऑप्शन, या मैं PG करूँ, या मतलब वो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाज द अदर ऑप्शन जो मैंने दे रखा था, या फिर टीचिंग वाज। मैंने कितने बच्चों को बीच में गाइड किया था मेरे जर्नी में, उनके प्रीलिम्स निकले, मेंस निकले, सिलेक्शन भी हुआ उनका, तो टीचिंग में मजा आता था। तो दैट वाज वन ऑफ द ऑप्शन विच आई हैड। तो फाइनल अटेम्प्ट में मैंने के पहले मैंने एक रेजिग्नेशन दिया, एंड देन आई वेंट इनटू द प्रीलिम्स एस्पेक्ट, कि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ये नहीं करूंगा, मतलब वो बैकएंड पे नहीं रखना था कि हाँ, कुछ तो है। यू हैव दैट सेकंड ऑप्शन। बैकअप है मेरे पास। तो मैंने डिसाइड किया कि पूरा बैकअप निकाल के, क्योंकि तो उसके पीछे का भी रीजन था कि थोड़ा सा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि यार मैं कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, एंड पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, बहुत इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट था। तो मैंने ये डिसाइड किया, मैंने रेजिग्नेशन लेटर डाला, एंड आई वेंट अगेन
टू द बेसिक्स। मैं एक न्यू कमर की तरफ फाइनल अटेम्प्ट में स्टार्ट किया, 6th अटेम्प्ट में फिर प्रीलिम्स क्रैक किया, मेंस में, और एक मैंने रिस्क लिया कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी नया ऑप्शन लिया एंड वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तैयारी की। ओके। और उस फेज में आई हैड माय ब्रदर आल्सो राइटिंग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, दोनों का इंटरव्यू साथ में ही आया, मतलब एक दिन बाद आया उसका इंटरव्यू, और मेरा फर्स्ट डे ऑफ जब इंटरव्यू स्टार्ट होते मेरा पहला दिन और उसका सेकंड दिन। एंड वो इंटरव्यू देने के बाद ऐसा लगा कि इस साल हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से आई गॉट लेस मार्क्स इन ऐसे। बाकी जगह बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन ऐसे वाज माय पेन पॉइंट थ्रू आउट माय जर्नी, जिस वजह से आई कुड नॉट बिकम आईएएस ऑफिसर। ऐसे वाज वन ऑफ द पेन पॉइंट एंड द अदर पेन पॉइंट वाज इंटरव्यू। तो आई स्कोर्ड 160 मार्क्स अक्रॉस all the 3 interviews, same marks तीनों, बिल्कुल exactly same. And other pain point was essay. GS में बहुत अच्छे नंबर थे, लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल में भी बहुत अच्छे नंबर थे, तीनों वक्त माय पेन पॉइंट वेयर essay एंड थोड़ा सा इंटरव्यू में अगर 20 नंबर ज्यादा होते इंटरव्यू एंड essay मिला के, तो आई वुड हैव बीन इनटू IPS. तो 20 नंबर वाज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड IPS एंड ऑलमोस्ट 13 नंबर वाज द डिफरेंस बिटवीन मतलब माय रैंक एंड IAS. तो वो 20-30 नंबर वाज समवेयर बिटवीन essay के नंबर एंड आपके इंटरव्यू के नंबर. दैट चेंज एवरीथिंग. सो 6 अटेम्प्ट के बाद अगर मैं देखूं तो आपके पास जो सेफेस्ट ऑप्शन था कि वो आप मेडिकल फील्ड में चले जाओ, बट आपने टीचिंग को चुना. सो बेसिकली यहाँ पे वो इनर मोटिवेशन, वो किस तरीके से आपने खुद को एक डिसीजन तक आप पहुंचे कि नहीं अब मैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स होगा उनको. तो मैं जब यूपीएससी प्रिपरेशन भी कर रहा था, मैंने मेरे दोस्तों को गाइड किया था. मेरा एक दोस्त था जिसका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा था 2 बार, तो मैंने थोड़ा सा उसे बैठा के समझाया किस तरीके से करना है, एंड उसके बाद कभी प्रीलिम्स रुका ही नहीं. तो प्रीलिम्स निकल गए, बहुत सारे बच्चों के मेंस निकल गए, ऑप्शनल के लिए गाइड किया. तो आई वाज देयर इन द फेज ऑफ, मैं जब कोई आता था मैं उनको अच्छे से गाइड करता था. मतलब आई यूज्ड टू टीच. मेरे जो ग्रुप था उसमें मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता था बच्चों को. तो आई हैड अ फीलिंग कि यार मैं सिखा सकता हूँ अच्छे से. प्लस मेरा भाई भी मेरे को बोला कि यार जब तू सिखाता है तो इट इज वेरी टू द पॉइंट, फिल्टर्ड होता है, समझ आता है. तो सबने कहा कि यार टीचिंग इज वन थिंग, जो तूने 6 साल पढ़ा है उसको ही तू अगर कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मेडिकल छोड़ के भी 6 साल हो चुके हैं. yes. तो उससे अच्छा तू जो अभी 6 साल में पढ़ा है उसको ही तू यूटिलाइज कर एंड ट्राई टू गाइड स्टूडेंट्स. एंड एक फिलोसॉफी थी कि क्या डिफरेंस रहेगा. तो हमने फर्स्ट डे से ही डिसाइड किया कि हमारे जितने भी कोर्सेज रहेंगे या जो भी मैं प्राइस पॉइंट पर सिखाऊंगा बहुत अफोर्डेबल रहेगा. सो फ्रॉम डे वन यू स्टार्टेड ऑन योर ओन. हाँ, आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं ज्वाइन किया? मैंने एक ट्राई किया 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लेकिन वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पुणे में. तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया यार खुद से ही ट्राई करते हैं. एंड जो मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम था वो टारगेट 30 यूपीएससी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 30 बच्चे ही आएंगे स्टार्टिंग में, इसलिए टारगेट 30 यूपीएससी लिखा था. जो टेलीग्राम चैनल का नाम था, या जो स्टार्टिंग में क्लास का नाम भी टारगेट 30 यूपीएससी था. तो पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इतना नहीं था कि इतना चल पाएगा, लेकिन ओवर द लास्ट 4-5 years स्टूडेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव. द क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो हम दे पा रहे हैं उस वजह से मैं तो आईएएस नहीं बन पाया, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स आईएएस बने हैं. And these are all genuine students who have got benefited from the courses which we have taken. तो एग्जैक्टली आपने स्टार्ट कैसे किया था? आपने ऑफलाइन में स्टार्ट किया था या फिर आपने सीधे कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से? बेसिकली 2019 में स्टार्ट किया था. 2019 में ऑनलाइन इतना ये नहीं था. तो 2019 बिफोर कोविड, मैंने जुलाई आई गेस वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड. मैंने ऑफलाइन में स्टार्ट किया. एज आई टोल्ड यू, मेरे को लगा 30 बच्चे आएंगे, बट स्लोली 30 के 60 हो गए, 60 के 2-3 बैचेस हो गए. एंड जब मैं एकदम पीक में था फरवरी में, कोविड आ गया 2020 में, एंड सडनली एवरीथिंग चेंज्ड. फरवरी 20 से अभी तक मतलब ऑलमोस्ट वी हैव वेंचर्ड ओनली इनटू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमने नोटिस किया कि हम प्राइस और कम कर सकते हैं एंड रीच बढ़ सकता है. यस. एंड कोविड के बाद एवरीवन वाज अडैप्टेड टू ऑनलाइन टीचिंग, तो जिस वजह से हमने पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन ही रखा है. इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू हैव फ्यू ऑफलाइन सेंटर्स. ओके. सो जैसा कि आपने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताया, क्या आपको लगता है कि आज के डेट में जिस तरीके से चीज़ें ऑनलाइन आने लग गई है, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना आपके टाइम में जब चीज़ें ऑफलाइन ही मौजूद होती थी तो कंपैरेटिवली अब थोड़ा सा आसान हो गया विथ रिगार्ड टू दी एक्सेस? बस अब ऑनलाइन में 2 एक है, तो एक्सेस भी बढ़ गया है, नॉलेज इजीली अवेलेबल है, लेकिन कंटेंट ओवरलोड हो रहा है. यस. पहले क्या था, लिमिटेड बुक्स थे, लिमिटेड मेंटर्स थे, वो जो बोलते थे हम वही करते थे. आज क्या है कि हर एक एस्पिरेंट 10 यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा है, 10 चीजें फॉलो कर रहा है, जिस वजह से कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ रहा है. यस. तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके प्रिपरेशन को आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा. आपको डिसाइड करना पड़ेगा, हाँ मुझे ये करना है, ये सोर्सेस है, ये मेरे मेंटर्स है, इतना ही पढ़ना है. लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन का एक प्रॉब्लम है कि वहाँ कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते.
हमने देखा है स्टूडेंट्स कोर्स तो ज्वाइन करते थे लेकिन कंप्लीट ही नहीं कर पाते थे। इसी वजह से 3 साल पहले हमने मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट लाया, जहां हम रेगुलर इंटरवल पर स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं कि आपने देखा ही नहीं देखा, एंड बैक एंड में हमें दिखता भी, अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखता है या टेस्ट नहीं देता तो हम उसको डांटना स्टार्ट कर दिया। तो हमारा एम था कि यार सिर्फ ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन मत करो, उसे कंप्लीट करो। तो उसका रिजल्ट ये था कि जितने भी हमारे टॉपर्स आए, वन थिंग वाज कॉमन अमंग देम, दैट दे वर कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंसी से किसी ने किया, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स, मैंने देखा है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ज्वाइन तो करते हैं, कंप्लीट ही नहीं करते हैं। वो 10 लेक्चर करेंगे, 20 लेक्चर करेंगे, फिर भाग जाएंगे। अगर आप एंड तक टिके रहोगे तो यू हैव अ वेरी गुड चांस। मैंने एवरेज स्टूडेंट देखे हैं जो लिस्ट में आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इज द वन इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो मेरे प्रिपरेशन में भी, मेरे भाई के प्रिपरेशन में, या जितने भी टॉपर्स में देख रहा हूँ, उनका सिलेक्शन सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो योर ब्रदर इज ऑल्सो इन दी सर्विसेज, राइट? हाँ, यस, ही इज आल्सो इनटू द सर्विसेज। ओके, सो जैसा कि आपने बोला कि आप आईएएस तो नहीं बन पाए, लेकिन बहुत सारे आपने आईएएस आज के इतने बनानी है। तो जब कोई आपका स्टूडेंट आता है वो रैंक लेके, एंड दैट टू ऑफ द आईएएस,